आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। घटना चक्र पॉलिटी में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है शासन प्रणाली। तो शासन प्रणाली पढ़ेंगे इस वीडियो में और उसको कंप्लीट पूरा करेंगे, ठीक है। और चाहे जितना टाइम लगे। तो चलिए बिना देर के फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं और इसको ख़त्म करना है। शासन प्रणाली क्या है, कैसे है, इसे कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। तो राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है, जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है, जो राज मुकुट धारण करता है। वह आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहते हैं। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वहीं इसका प्रयोग करते हैं। तानाशाही इसे अधिनायक तंत्र या डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है, जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होते हैं तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होते ये लोग। लेकिन वहीं उल्टा प्रजातंत्र का बात करें तो वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहां विद्यमान होता है जहां जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, जिनमें प्रमुख है संघात्मक शासन या एकात्मक शासन, संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, लेकिन क्योंकि उस समय भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन को अपनाया गया, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। जो संसद होती है वो विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो जनता में निहित होती है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतंत्रात्मक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन कहते हैं, ठीक है। अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है उसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली कहते हैं। इसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता, लेकिन इस केस में जो विधायिका होती है उसको भंग नहीं किया जा सकता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता जो है केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है और ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप
आवश्यक कानून बनाने हेतु प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है। और संसदों के जननी भी ब्रिटिश संसद को ही कहा जाता है। संसदों की जननी ब्रिटिश संसद। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवा, ये सब एकात्मक है। ठीक है, एकात्मक के लक्षण है। तो एकात्मक जो है ना, एकात्मक के शासन के प्रमुख लक्षण है राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवा, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व मिलना। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारत राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पे निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्था के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा था। केसी वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा था। वहीं जी ऑस्टिन जो थे, उन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहकारी किसने कहा, तो जी ऑस्टिन, सहकारी जी ऑस्टिन, और अर्ध संचालक कहे थे केसी वियर। ठीक है, सहकारी जी ऑस्टिन, अर्ध संचालक केसी वियर। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान जो है अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है, तो केसी वियर का है। किसका कथन है, केसी वियर का। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। बी आर अम्बेडकर का मानना है कि जो भारतीय संविधान है उसको संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया, क्योंकि इसमें कुछ एकात्मकता चीजें भी हैं। प्रश्न और उत्तर जो भी PYQ है। तो फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता हो और जिसकी एक संगठित सरकार हो। तो बिल्कुल यह राज्य शब्द को परिभाषित करेगा। सेकंड कह रहा है कि एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। तो ये गलत बात है, अपना खुद का उत्तर उनके पास है। थर्ड कह रहा है कि बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित विभाग में बहुत लंबे समय से अपने संस्कृति परंपरा को लेना देना नहीं है। यहाँ एक निश्चित विभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकरण तथा केंद्रीय प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो। चलिए हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। राज्य शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवासित संप्रभु सोवरेन व्यक्तियों के समुदाय से है जिसकी एक संगठित सरकार हो, ठीक है, संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं विदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण कोई अन्य देश के लोग उसको किसी प्रकार का दबाव या कंट्रोल ना करते हों, तो उसको हम लोग राज्य कहेंगे। ठीक है, तो सिर्फ पहला सही था, बाकी सारे गलत है। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व क्या क्या है, तो पहला है कि जनता होना चाहिए, जनसंख्या और व्यक्ति होने चाहिए। सेकंड है सरकार या सत्ता होनी चाहिए, बिल्कुल। थर्ड है कि निर्धारित जो सीमांकन वाला भूभाग होना चाहिए, उसका एरिया डिटरमाइन होना चाहिए कि हाँ इस एरिया के अंदर वाले ही लोग हों। और कहता है संप्रभुता, अर्थात वह अपने जो भी मैटर उसका हो उसके लिए कोई घरेलू या बाहरी नियंत्रण उसके ऊपर नहीं हो। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता ही होता है और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए फर्स्ट वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े संप्रभुता। तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 4। ये पूछ सकता है कि राज्य होने के लिए कितने आवश्यक तत्व हैं, 4। कितने आवश्यक तत्व हैं, 4। जनसंख्या, भूभाग, सरकार, शासन और संप्रभुता। राज्य के इन 4 तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं माना जाएगा। भारत की संप्रभुता के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो बिल्कुल भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत स्वेच्छा से अपना सदस्य है।
ऐसे संप्रभुता को लेना देना नहीं है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई भी यहाँ पे बात नहीं है या कोई आवश्यकता नहीं है कि हम जो ब्रिटिश सरकार बोलेगा या फिर ब्रिटिश सरकार का जो दुश्मन वो भारत का भी दुश्मन या अन्य देशों का दुश्मन, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती हैं, एक संसदात्मक और दूसरा अध्यक्षात्मक। ठीक है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। तो कार्यपालिका क्या करेगी, क्या कार्य करेगी, नहीं करेगी, ये सारा का सारा कंट्रोल विधायिका के पास होगा। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पे नियंत्रण होता है, बिल्कुल होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है, तो जिसमें सरकार जो होता है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो जो भी सरकार होती है ना वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद के सदस्य लोगों द्वारा चुने जाते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड के संसदीय प्रणाली का अंगीकरण करता है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होता है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार 75 का 3 VVI, इसके अनुसार जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लेकिन जो मंत्रिपरिषद होती है वो अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो वो राष्ट्रपति के रूप में होती है। ठीक है, और सामूहिक रूप से लोकसभा। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ हुआ? तो ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड में। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि पुष्पेश पंत ने विश्व के इतिहास में लिखे हैं कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड कहता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली है, तो ये भी नहीं। द्विसदनीय विधायिका, ये भी नहीं। तो यहाँ पे भिन्न पूछ रहा है, ठीक है, कि भारत की जो है संसद ब्रिटिश से कैसे अलग है, तो बाकी सारा तो सेम है, सिर्फ अलग इस बेसिस पे है न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली के आधार पर। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में ये चीजें नहीं है, बाकी सारे के सारी चीजें हैं। इस वजह से भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटेन से अलग है। इसके अलावा वास्तविक और नाम मात्र दोनों ही प्रकार की कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व और द्विसदनीय विधायिका जो है भारत और ब्रिटेन दोनों ही संसदीय प्रणालियों में देखने को मिलता है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जहां तक
विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि या संप्रभु है। ठीक है, तो विधि निर्माण का जहाँ तक बात है तो ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है, संप्रभु है। किंतु अगर भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। किंतु भारत में संसद की जो है ना विधि निर्माण की शक्ति जो है वो लिमिटेड है। ऐसा ना कुछ भी वो नहीं कर सकता, विधि नहीं बना सकता कुछ भी। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटिश में जो संसद है ना वही सर्वोपरि है, जो मर्जी सो नियम कानून बनाता रहता है। लेकिन जो भारत है ना ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिमिटेड चीजें हैं। उसका न्यायालय में समीक्षा भी होता है कि आपने गलत नियम बनाया कि सही। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन के संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो ये भी करेक्ट है कि जो कोई भी अधिनियम बनाता है, संशोधन होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान पीठ को भेजा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता पार्लियामेंट्री सवर्निटी के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहां पे संसद ही सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो कि किसी विधि का सृजन, किसी का समापन, मतलब जो मर्जी शो कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय मॉडल में जो संवैधानिक सरकार होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट होती है, उसकी व्यवस्था है। इसके तहत संसद की विधि निर्माण की जो शक्ति होती है लिखित संविधान द्वारा परिसीमित होती है। ठीक है, तो संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा सीमित है कि आप सभी चीजों पे नहीं लिखा गया है यहाँ पे बहुत सारी चीजें कि नियम कैसे किस तरह से विधि बनाना है। केशवानंद भारतीवाद 1973। केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने यद्यपि संसद का संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वो फर्स्ट सही है। ठीक है, तो केशवानंद भारती बनाम 1973 हुआ था। उसने कहा कि मतलब मूल ढांचे, जो मूल ढांचा है ना हमारा प्रस्तावना का या संविधान का, उसमें परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन नहीं करेगा संसद, लेकिन बाकी जो भी संशोधन है करते रहो। सेकंड कह रहा है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 के 3 के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो संवैधानिकता से संबंधित मामला होता है, संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित जो भी मैटर होता है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित किया गया एक पीठ गठित किया जाता है, उसको भेजा जाता है। वही 145(3) में ये भी कहता है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्विलित हो, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले जो भी न्यायाधीश होंगे उनकी संख्या न्यूनतम 5 होगी। तो कुछ ऐसा अधिनियम बनता है जो संवैधानिकता से मैटर से संबंधित हो, जो संविधान हमारा है उससे संबंधित मैटर हो, जो ऑलरेडी है उसमें संशोधन हो, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का 145(3) के तहत एक पीठ का निर्माण होता है। उस पीठ में कम से कम 5 सदस्य न्यायाधीश होने चाहिए और तभी जाके वो उसको सही मानेंगे, तभी जाके वो कानून बन पाएगा। तो इतना मतलब उसको ये किया गया है, कंट्रोल एक तरह से किया गया है संसद को न्यायपालिका के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो देखिए संसादात्मक है, ये है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, इसके अलावा संघात्मक सरकार भी है। तो जो नहीं है वो कौन नहीं? अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार बिल्कुल गलत बात है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष है, संघीय है, संसदीय पद्धति की सरकार है। भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति
कि नहीं, बल्कि वही सेम चीज़ है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, क्यों यहाँ पे संसदीय प्रणाली है? क्योंकि यहाँ पे मंत्री परिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से नहीं। व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति होता है उत्तरदायी। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आर्टिकल 75 के 3 के तहत संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद या लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? तो प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। और पहला कह रहा है कि कार्यपालिका विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, बिल्कुल गलत है। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और अधिक दक्ष बनाता है, यह भी गलत है। ये इसलिए प्रमुख लाभ है कि कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि जो कार्यपालिका जो होती है विधानमंडल की वजह से ही होती है। इसलिए भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, मंत्रिमंडल जो होते हैं इनके सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पे बने रहते हैं, ये भी करेक्ट है। थर्ड कहता है कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो बिल्कुल गलत बात है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अलग से लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा का होते हैं ना। अनुच्छेद 75 के 5 में उल्लेख है कि मंत्री जो होते हैं बिना संसद सदस्य बने ही 6 माह से अधिक अपने पद पे नहीं रहेगा। तो 75 के 3 में था क्या कि जो मंत्री परिषद थे वो उत्तरदायी थे लोकसभा के प्रति। और 75 के 5 में कहता है कि जो लोग भी मंत्री बनते हैं तो जैसे कभी कभी होता है ना कि बिना संसद का सदस्य रहे ही मंत्री बन जाते हैं, लेकिन मंत्री बनने के बाद वो 6 महीना के अंदर ही या तो कहीं से चुनाव करके निर्वाचित हो जाए या फिर राज्यसभा का मेंबर हो जाए, ठीक है। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ये 75 के 3 में है। और वो 6 महीना के अंदर अपना किसी भी संसद का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का। 75 के 5 में कहता है ये बात है, इसलिए दोनों सही है, क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। भारत में राज्य राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। और लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा का अध्यक्षता उपसभापति करते हैं। तो फिर मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राज्य राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? देखिए यहाँ पे दे रहा विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो चलिए हम इसको डिटेल में ही पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। ई ऑप्शन दिया है। तो शासन प्रणाली की समानता है, 2 पद्धतियां होती हैं, बिल्कुल, एक संसदीय और दूसरा अध्यक्षीय। एक संसदीय और दूसरा अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका जो होती है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि चूंकि व्यवस्थापिका के सदस्य ही मिलकर कार्यपालिका बनाए हैं तो कार्यपालिका का दायित्व बनता है उनके प्रति उत्तरदायी होना। अगर नहीं होंगे तो वो जब चाहे इनको हटा सकते हैं। संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका जो होती है कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, ठीक।
राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए सब गड़बड़ हुआ है। कह रहा है कि विधायिका न्यायपालिका बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति क्या न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं, ये भी नहीं है। ये न्यायिक समीक्षा करता है पर जवाबदेह हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो जो गलत रहेगा न्यायपालिका बोलेगा हाँ आपका ये संशोधन गलत है। निम्नलिखित में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। तो सरकार के प्रति जो है ना जनता जो होती है प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायित्व शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार जो होती है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। किसमें? तो राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं तथा इनका प्रयोग यह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। तो जो राष्ट्रपति होता है खुद से या फिर कोई भी व्यक्ति से चयनित मंत्रियों के द्वारा विधायिका का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती हैं या इसका प्रयोग विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। ठीक। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है क्या? तो ये हो जाएगा यह एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बिल्कुल करेक्ट है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी करेक्ट है। और 4 कह रहा है कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो ये गलत बात है क्योंकि एकीकृत का यहाँ पे नहीं है कंसेप्ट, ये तो अमेरिका में है। लोकतांत्रिक गणतंत्र संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो सत्ता है ना वो संसदात्मक सरकार है। ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति के अंदर सभी शासन नहीं है अमेरिका की तरह। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य, भी करेक्ट है। भारत में लोकतांत्रिक समाज, ये भी सही है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, डीपीएसपी तो है यहाँ पे, तो ये भी सही है। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। यह एक प्रभुता संपन्न राज्य है और डीपीएसपी के तहत यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य की भी संकल्पना की गई है और यहाँ का समाज भी लोकतांत्रिक ही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो यह हो जाएगा सत्तावादी सरकार नहीं है। सही बात है क्योंकि यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन और संविधान संगत सरकार है। यहाँ पे संविधान संगत सरकार है। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है न कि राजतंत्र। इसलिए 5 वर्ष के बाद यहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करके संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है कहाँ से? तो भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। तो जो भी भारत और केंद्र और राज्य के बीच में विधायी शक्तियां, प्रशासन से संबंधित आर्थिक जो भी मैटर है, उन सब का विभाजन किया गया है कि किस तरह से केंद्र कुछ हिस्सा राज्यों को देता है, योजनाओं में हेल्प करता है, बहुत सारी चीजें हैं।
विधायी भी है, नियम विधि निर्माण का भी है कि कुछ चीज़ों में राज्य अपना विधि बनाता है, कुछ चीज़ों में केंद्र बनाता है। प्रशासन का भी जिम्मेवारी है, जैसे पुलिस वगैरह व्यवस्था जो होती है राज्यों की है, जबकि आपराधिक मैटर जो होते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों हैं। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो उसको बोलते हैं संवैधानिक सरकार। तो ऐसी सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, अर्थात जो भी संविधान है उसी के अनुरूप वो काम करे, ना कि अपने मन का मनमाना। संवैधानिक सरकार से ऐसी सरकार से है जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकता। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार तथा भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत संविधान ही होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताना है कि नीचे दिए गए कोट में से कौन सा कथन सत्य है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है, लेकिन उसका वो व्याख्या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं करता क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान के उद्देशिका के प्रारंभिक शब्द हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इत्यादि शुरू है। इसी से दर्शित होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसलिए दोनों का दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है कि भारत का संविधान है इस वजह से भारत लोकतांत्रिक, ऐसा नहीं है। भारत लोकतंत्र प्रस्तावना में ही ये बात इंगित की गई है। संविधान तो वो बनाया गया है, एक नियम बनाया गया एक तरह से कि किस तरह से देश चलाना है। तो पहले लोकतंत्र की स्थापना हो गया, फिर जाके उसके लिए संविधान बना। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो लाल फीताशाही बिल्कुल नहीं है। जवाबदेही सही बात है। जनता के प्रति उत्तरदायित्व सरकार को होनी चाहिए। कानून का नियम चलेगा, ना कि किसी भी निरंकुश शासक का। पारदर्शिता भी होगी कि किस प्रकार से शासन किया जा रहा है। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं हैं। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो यह है कि कमजोर वर्ग के जो भी लोग हैं उनका कल्याण का प्रबंध करना, चाहे किसी भी प्रकार का कल्याण हो, इकोनॉमिकली, सोशली। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक और विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत जो क्रीमी लेयर होता है, अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है कि अगर आप पिछड़े हैं फिर भी उसमें आप अगड़े हैं, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकली कंडीशन सुदृढ़ है, अच्छी है, तो फिर आपके लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। सबको एक कैटेगरी जनरल वर्ग में रखा गया है। हाल ही में शुरू किए गए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। किसान समृद्धि योजना सिर्फ छोटे किसानों के लिए है, जिसमें 6,000 रुपया दी जाती है किसानों को 2-3 किस्तों में, एक वर्ष में 2-2 हजार करके 6,000 दी जाती है, ताकि छोटे मोटे जो किसान हैं वो अपना खेती कर सकें। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट होता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा केंद्र में वंचित वर्ग का ही है। ठीक है, तो वंचित जो सोशियो इकोनॉमिक वंचित है उनके लिए कल्याणकारी का कार्य भी सरकार करती है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा
मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है, बल्कि उससे अच्छा उनको राज्य हर जगह है, मतलब उनको कल्याणकारी, उनका विकास करना भी सरकार का लक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ये हो जाएगा साम्यवादी राज्य। बाकी कल्याणकारी, राजनीतिक समानता और समाजवादी राज्य तो है ही, साम्यवादी नहीं है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं हुआ है। समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता का, न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में ही देखने को मिल जाती है, क्योंकि 3 प्रकार का न्याय है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जबकि कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्निहित की गई है। साम्यवादी राज्य का कोई कंसेप्ट नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र बिल्कुल सही है। बाकी देखिए क्या कर रहा है, ये भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, नहीं, ये तो अमेरिका का है। भारत एक नाम मात्र राजतंत्र बिल्कुल नहीं, कुलीन तंत्र बिल्कुल है। तो भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा जनता। ठीक है, जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग से, और साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित होती है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो यह हो जाएगा एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता जो होती है वो केंद्रीकृत होती है। तो जैसे कि राष्ट्रपति होते हैं और उनका कार्यपालक होता है, तो ये अध्यक्षात्मक शासन एकात्मकता प्रणाली का चीजें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं कौन सा? तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, बिल्कुल। अमेरिका में राष्ट्रपति ही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, बिल्कुल। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, तो ये भी सही बात है, व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, मतलब चुने हुए लोगों को। ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन खुद करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका अर्थात संसद को भंग नहीं कर सकता है। ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो होती है विधायिका से पृथक होती है। कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। ठीक है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पे आधारित है कि यहाँ पे जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब यह प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही या उचित तरीके से नहीं करते, तब जनता चुनाव समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, इसके माध्यम से सत्तारूढ़ दल सरकार को हरा देती है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है किसको? तो साधारण पुरुषों और महिलाओं की वृद्धि और चरित्र को। तो लोकतंत्र का गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। अब देखिए और नीचे ऑप्शन क्या करें कि कार्यपालिका नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता, दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ता के एक समूह को। तो लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुष और महिला की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है।
एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि भी विकसित करते हैं। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। कोई भी नागरिक, यहाँ का कोई भी आम जनता चुनाव लड़ सकता है। गणतंत्र का आशय है राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। मतलब जो यहाँ का प्रधान होगा, गणतंत्र में जो भी सरकारें होती हैं, वहाँ का जो राष्ट्र का प्रधान होता है, जैसे कि राष्ट्रपति या फिर राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति ही होता है, तो उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव ही होता है। वह वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है क्या? तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भी निर्धारित होता है कि भारत के संविधान परिसंघीय है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से पता चलता है कि भारत एक परिसंघीय अर्थात संघीय तो है, लेकिन उसके अंदर राज्य भी निहित है। कोई राज्य संघात्मक है या एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाएगा। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों की शक्तियों का वितरण किया गया है। तो यहाँ पे एक माइनर डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ध्यान नहीं देने पर गड़बड़ हो सकती है। देखिए यहाँ पे कह रहा है संघात्मक या एकात्मक अर्थात अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान में क्या है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या है? विभाजन है। शक्तियों का क्या है? विभाजन है। ठीक है। तो मतलब वहां पे जैसे राज्यों का अलग अपना नियम कानून जो भी होता है, राज्य का अलग कंट्रोल है, सब केंद्र का अलग है। विभाजन है शक्तियों, कुछ शक्ति केंद्र के पास है तो कुछ शक्ति राज्य के पास है, इसलिए वहां पे दोहरी नागरिकता भी देखने को मिलती है। ठीक है। भारत का क्या है? भारत का परिसंघीय अर्थात शक्तियों का वितरण है, ना कि विभाजन। यहाँ पे बस एक शब्द का अंतर है, विभाजन एंड वितरण। तो भारत में वितरण है, ना कि विभाजन। और संघीय एकात्मकता अमेरिका वाली संविधान है, तो वहां पे विभाजन है। ठीक है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अर्थात यह कठोर भी थोड़ा सा है और थोड़ा सा लचीला भी है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। लचीला इसलिए कि यह साधारण बहुमत से ही बहुत सारे संशोधन हो जाते हैं, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत, एक साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत और विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्य राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। तो साधारण बहुमत तो हो ही गया, इसके अलावा विशेष बहुमत 2/3 वाला, और एक होता है विशेष बहुमत के साथ ही कुछ आधे से अधिक राज्यों का भी समर्थन हो, तब जाकर संशोधन होगा अलग अलग मैटर में। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो वही न्यायिक समीक्षा। ठीक है। न्यायिक समीक्षा है, 2 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय, ठीक है, वहां पर लिखित संविधान नहीं है। जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यपालिका संविधान की सीमाओं के अधीन जिसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यहाँ पे कथन स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। तो ठीक है, संघीय प्रणाली तो है ही यहाँ पे। इसके अलावा उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। बिल्कुल, केंद्र भी यहाँ बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का जो कारण है वो कथन का व्याख्या नहीं करता। आप ही सोचिए कि क्या केंद्र शक्तिशाली है इसलिए संघीय प्रणाली? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टतः विभाजन है। ठीक है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं, तो पूर्णतया यह फिर भी संघ नहीं है। ठीक है। कुछ हद तक संघ भी है और कुछ हद तक नहीं भी है। यहाँ पे भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कथन कह रहा है
और कारण कह रहा है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो देखिए, कथन तो भारत में संघवादिता जो है व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल सही है, व्यवहार में नहीं है संघवादिता। और कारण कह रहा है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है, भारत ऑलरेडी संघीय राज्य है। ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो वही न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है यहाँ पे, इसलिए वही दर्शाता है कि भारत जो है उसका स्वरूप जो है संघीय है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख है लिखित एवं कठोर संविधान। संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद आदि। इनमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है, ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होती है। ठीक है। तो अगर केंद्र और राज्य आपस में विवाद कर लिया किसी मैटर को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट को आरंभिक अधिकार है। कहते भी कि भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राज्यों संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाता है। तथापि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने को ही प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता मानना समुचित उत्तर है। ठीक है। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो ये हो जाएगा एकहरी नागरिकता नहीं है। बाकी केंद्र राज्य के बीच शक्ति बंटवारा है, ये है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी है। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करना, संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जाता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन सा एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो यहाँ पे कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं, तो देखिए इसका हो जाएगा क्या लिखित संविधान है? बिल्कुल नहीं है। ये संघीय व्यवस्था के मतलब है, लेकिन संघीय व्यवस्था में नहीं आता है। कठोर संविधान भी संघीय व्यवस्था में नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता भी नहीं है। हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति है संघीय का। शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी नहीं है। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये भी संघीय का है। और इसके अलावा संवैधानिक संकट भी संघीय का है। और सुप्रीम कोर्ट होगा, ये भी नहीं है। ठीक है। तो इसका 4 और 6, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। देखिए इसमें नहीं है, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो दिए गए सभी तत्वों में से क्रम संख्या 4 जो भी है ये परिसंघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व को दर्शाता है। बाकी इसके पहले जो भी था वो सारा का सारा परिसंघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम के अनिवार्य तत्व हैं। तत्व को यदि हम शक्तियों के विभाजन के पर्यायवाची के रूप में लेते, वह तत्व परिसंघीय व्यवस्था का कारक तत्व अर्थात सर्वाधिक आधारभूत तत्व है। परिसंघीय व्यवस्था के अन्य सभी तत्व इसी तत्व से निकले जाते हैं। हमारे राज्य व्यवस्था आधारिक रूप से परिसंघीय, हमारी राज्य व्यवस्था कैसी है तो परिसंघीय, परंतु वह संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट की तरह झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्ति एवं अन्य कतिपय उपबंध राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध अनुच्छेद जो आपातकाल है 356 और 357, इसके अलावा समवर्ती सूची और उसमें प्रगलित विषयों पर संघ की अध्यारोही विधायी शक्ति जैसे अनुच्छेद 254, राज्यों का नाम और भूगोल राज्य क्षेत्र बदलने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 3 और 4, राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियां संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका अनुच्छेद 368,
इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक व अन्य विधिक उपबंध राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं। इनके कारण ही हमारा संविधान पूर्ववर्ती परिसंघीय संविधानों से थोड़ा सा सुभिन्न हो जाता है। तो देखिए अभी एकात्मकता अर्थात संघ वाला विशेषता क्या क्या हमारे संविधान में है, तो विशेष 5-6 आर्टिकल याद रखने हम। अनुच्छेद राष्ट्रीय 356 राष्ट्रीय आपातकाल 356 एवं साथ में 357, तो अनुच्छेद 356-57, ठीक है, अनुच्छेद 356-57। इसके अलावा अनुच्छेद 254 और अनुच्छेद 3 और 4, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन और असमान प्रतिनिधित्व। तो 5 आर्टिकल याद रख लेना है। पहले 356 उल्टा हो गया ना, 356, 357, 3, 4, 254 और 368 संविधान संशोधन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनुच्छेद को याद रखना है। 356-57 अनुच्छेद 3 और 4, 3 में वही था जो नए राज्यों का जो सृजन वगैरह होता है, 3, 4 हो जाएगा अनुच्छेद। फिर 254 और 368, 356, 357, 3 और 4, फिर 254 और 368, ये 6 जो है ना अनुच्छेद, ये 6 जो अनुच्छेद हैं वो एकात्मक या संघीय हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो इसका राइट आंसर है क्या होगा? शक्तियों का विकेंद्रीकरण अभी जस्ट देखे नहीं होगा। राज्यपालों की नियुक्ति बिल्कुल हो जाएगा। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व ये भी हो जाएगा बिल्कुल। और इसके अलावा क्या था? अखिल भारतीय सेवाएं ये भी था। न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। द्विशताब्दी व्यवस्थापिका ये भी नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो संविधान भारत की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। एकात्मक झुकाव और परिसंघीय दोनों का भारतीय संविधान मिश्रित रूप है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है, बिल्कुल गलत बात है। राज्य की विधायिकाएं कहाँ प्रभुता संपन्न है? हमारे सिर्फ एक देश ही है, एक देश है, ठीक है। विधायिका वित्तीय और न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसके इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। विधायिका वित्तीय नहीं, ऐसा भी नहीं, विधायिका वित्तीय ऐसा थोड़ा कि विभाजित हो गया है। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना है। एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव की तरफ प्रदान करती हैं कि केंद्र में थोड़ा राज्यों से ज्यादा शक्ति है। लेकिन राज्य विधायिकाएं रक्षा और वैदेशिक मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है, तो इसको तो अलग शक्ति इसका तो नहीं होगा, तो वो तो एकदम कंफर्म 3 गलत है। 4 कह रहा है कि साथ ही यहाँ पे न्यायिक शक्तियां का सोपनाबद्ध क्रम है। संघ और राज्यों के मध्य विभाजन नहीं है, अलग अलग से नहीं है कि आपका न्यायालय अलग है राज्यों का और केंद्र का न्यायालय अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि न्यायिक शक्तियां जो इनका क्या विधायिकाओं का अलग अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक ही में है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, तो बिल्कुल निर्वाचित ही होता है अप्रत्यक्ष रूप से। परोक्षतः मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, तो ये भी ठीक है। तो भारत का संसदीय प्रणाली गणतंत्रवाद है। भारत का राष्ट्रपति जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता है तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही निर्वाचित करता है। बिल्कुल कथन है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, तो बिल्कुल है, क्योंकि राजनीतिक दल से ही तो लोकतंत्र चल रहा है। लोग जो होते हैं खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो बिल्कुल कोसते हैं।
दोनों का दोनों सही हो जाएगा और स्पष्टीकरण भी करेगा उसका कथन का। राजनीतिक दल जो होते हैं लोकतंत्र का जीवन रखते कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल लोकतंत्र तांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं ताकि लोगों के पास ऑप्शन हो सके। यह भी सत्य है कि लोग जब खराब शासन होता है उसके लिए राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं। बिल्कुल आपका शासन है जिस दल का उसी को कोसा जाएगा। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो ये किए थे महात्मा गांधी और फिर जयप्रकाश नारायण। दल विहीन प्रजातंत्र, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। वे दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। ठीक है, दल विहीन एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। कथन यहाँ पे भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि संघात्मक संरचना इसीलिए आया ना ताकि जो हमारा राष्ट्र है भारत है उसका निर्माण हो सके, हमारे देश का राष्ट्रीय एकता हो सके। भले ही वो अलग बात है कि लोग क्षेत्रीय स्तर पर लड़ते रहते हैं भाषावाद वगैरह वगैरह चीजों को लेकर के। कारण कह रहा है कि विविधताओं, बहुत सारी विविध डाइवर्सिटी है भारत में, बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म संप्रदाय, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो ये कथन भी सत्य है, ठीक है, कि इसकी वजह से एक सशक्त विविधताओं की वजह से वो लॉस नहीं बल्कि एक सशक्त जो राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि क्या यह जो है संघात्मक संरचना का एक राष्ट्र का निर्माण है, यह इसका सही एक्सप्लेनेशन करता है? तो बिल्कुल यह सही व्याख्या भी करता है कि विविधताओं की वजह से ही भारत एक सशक्त राष्ट्र बन के उभरा है, ना कि कमजोर। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है जिसमें अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां दी गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं को एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कथन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता जो है एक एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल भारतीय राजनीतिक में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व पाया ही जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियां जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो बिल्कुल आधुनिक शैली, परंपरागत शैली सभी यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था में चीजें देखने को मिल जाती हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर के अगर आधुनिक युग अभी तक का बात करें तो विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है, जैसे कि यदि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एक परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। तो बिल्कुल ये सबसे बड़े दावेदार हैं क्योंकि हमेशा जो भी चीजें होती हैं दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक महिलाओं के लोक कल्याणकारी राज्य है हमारा देश। कारण है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। बिल्कुल अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक है भारत, लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा करता है। तो ये दोनों क्योंकि निर्धन है, दलित हैं और उनके लिए कल्याण का बात हो रहा है लोकतंत्र में, तो एक तरह से वो कहीं ना कहीं सपोर्ट ही कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण भी है। महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। बिल्कुल क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है, क्योंकि इनकी संख्या कम है, दबे हुए हैं, सामाजिक इकोनॉमिक रूप से दबे हुए हैं, फिर भी इनके अधिकारों की रक्षा कर रहा है हमारा संविधान। तो यह उनके आत्मसम्मान और गरिमा को बढ़ाता ही है। ठीक है, इसलिए दोनों का दोनों सही है। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण क्या है?
तो इसमें तो बहुत सारे कारण हैं। देखिए यहाँ पे स्टार मार्क लगा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके बृहद होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया है। जैसे कि इनके अनेक संविधानों के अनुभव इसमें समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बिल्कुल करेक्ट है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देता है। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। एकात्मक का लक्षण लिया है, लेकिन मूल रूप से कैसा है? संघीय संविधान है। ठीक है, ऐसा मानना ज्यादा उचित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो देखिए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। बिल्कुल केंद्र राज्य की शक्ति का विभाजन। बिल्कुल संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। बिल्कुल यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल है। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय संघ से राज्य इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई राज्य चाहे तो बोले कि ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए कि कोई भी राज्य ले लेते हैं, सिक्किम ही जैसे, तो वो बोलेगा कि ठीक है, हम अपने सहमति से आप में जुड़े हुए थे, अब हम अलग होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई पद्धति नहीं है, उनकी सहमति से नहीं हुआ है, बल्कि वो तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि वो अपनी सहमति से हैं, जब चाहे समझौता तोड़ के, जैसे जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर क्या है कि हम सहमति से हैं, जब चाहे अपना समझौता जो हुआ था 48 में उसको हटाते हैं और फिर वापस से हम अलग हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, गलत बात है। नीचे दिए गए कथन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। तो बिल्कुल यह कथन सत्य है कि भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। ठीक है, और कारण कहता है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिससे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो यह भी कथन सत्य है, लेकिन क्या न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार इसलिए भारत अर्ध संघात्मक है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए यह इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है, जिसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है। इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक या केंद्र समर्थक भी कहा जाता है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति के दौरान यह पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी गुण के कारण ही इसे अर्ध संघात्मक कहा गया है कि जब आपात स्थिति आती है तो भारत जो संविधान है वो एकात्मक हो जाती है और सामान्य स्थिति में यह परिसंघीय रहती है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति दी गई है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों यथा 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246, 372 ये सभी के उपबंध जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार से दोनों का दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, कारण यहाँ पे पहले दे दिया है ना, यह कथन होना चाहिए, कारण लिख दिया कथन। ठीक है, तो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक बिल्कुल है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है, तो ये भी सही है। दोनों एक ही बात है, मिला जुला के तो सही है, एक दूसरे का स्पष्ट वो सही व्याख्या भी है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक या केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, भारत जो है
संरचना में तो परिसंघीय है, क्योंकि राज्यों में जो भी चीज़ें बंटवारी किया गया है। इसके अलावा भावना में एकात्मक है। सामान्य स्थिति में परिसंघीय, किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान जो है पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है। भारतीय संविधान मूलतः जो है संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। इस मत का समर्थन जो है वो संविधानविद दुर्गादास बसु भी करते हैं। इसलिए भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक है, और इसीलिए इसको अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? जो भारतीय संविधान की प्रकृति है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ठीक है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहे थे। तो संविधान प्रकृति जो संघात्मक है और भावना एकात्मक है। ठीक है, तो इसके संबंध में विद्वानों मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत के संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वेयर के अनुसार यह अर्धसंघीय है। किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो केसी वेयर कहते। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका कौन सा सही है? निम्न में से तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह किसका है? तो केसी वेयर का। तो भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन केसी वेयर का है। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया था? तो यह बी आर अम्बेडकर का है। बी आर अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो हर्बर्ट साइमन ने। प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया है? तो हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया, जबकि ड्वाइट जो थे वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी और F.W. रिक्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगा, अगर विधि नहीं होगा तो स्वाधीनता भी नहीं होगा। सही बात है, बिना विधि का स्वाधीनता कहाँ से पॉसिबल है? यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं। अगर विधि या नियम कानून नहीं होगा तो स्वाधीनता रह ही नहीं सकता है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता होना पॉसिबल ही नहीं है। निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। विकास प्रशासन की अवधारणा से फ्रेड डब्ल्यू रिक्स संबंधित है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कंसेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो ये हो जाएंगे हेनरी फेयोल। ठीक है, हेनरी फेयोल। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। उनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो वह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया था किसने? तो W.B. डानहम ने। ठीक है, तो यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होता है। यह कथन है W.B. डानहम का। W.B. डानहम ने कहा था यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण ही होता है।
गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान ही एक ही व्यक्ति में निहित हो, यह बिल्कुल गलत होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एक व्यक्ति में निहित हो जाएगा तो वो फिर तानाशाही हो जाएगी। गणतंत्रीय जो सही है, जो संबंधित है, उसको अभी पढ़ते हैं हम लोग। तो एक राजा जिसमें जनता सर्वोच्च बिल्कुल सत्य है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को, ये भी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। ये देखिए, शक्तियों का परिसीमन, बिल्कुल विधि का शासन मतलब शक्तियों का परिसीमन, उनका सीमित शक्तियां हो। इसके अलावा सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, यह भी कथन सत्य है। ये सही नहीं है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ठीक है, जनता का नहीं, सरकार के प्रति, सरकार के जनता के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए, उल्टा बोल दिया यहाँ। विधि के समय समानता हो, स्वतंत्र और नागरिक अधिकार, बिल्कुल। तो 1885 में एक पुस्तक आया था, द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अनुसार 3 लक्षण दिए गए। विधि की सर्वोपरिता, इसका अर्थ है विधि सर्वोच्च है। राज्य की व्यक्ति स्वेच्छाचारिता या भाव का होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। ठीक है, तो सर विधि का अगर कोई उल्लंघन करेगा नागरिक तभी उसको दंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं। स्वेच्छाचारिता का भाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। विधि के समझ समता, अर्थात विधि के लिए सभी समान है और कोई भी विधि सुपर नहीं है। विधिक भावना की प्रबलता, अर्थात संविधान के समान सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पे ही छीन जाएगा तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता। जो व्यक्ति के स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पे प्रभाव, हाँ ये सही है। ठीक है, तो संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति के स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाता है, ना कि जनता पर, उल्टा नहीं। ठीक, राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहते हैं। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। ठीक है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। तो परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत जो है संविधान है तथा वे संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है और ये सीमाएं ही हैं जो इसमें मौलिक होती हैं और सरकार कभी भी इसका उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। तो बिल्कुल जो स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर देता हो उसी को कोई भी चुनेगा। अब ये है कि इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर दो, तो ऐसा नहीं है कि जो मर्जी, किसी का मर्डर तो नहीं कर सकता ना इच्छा अनुसार। तो राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ होता है व्यक्ति के बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना, उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं, परंतु ये पूर्णतः एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते हैं। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने के अवसर
के अंतर्गत किए गए कार्य यदि दूसरों पे असर डालते हैं तो इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। देखो, समाज में समानता होने का एक ये भी है कि उनके विशेषाधिकारों का अभाव है। समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया गया है कि आप गोरे हैं तो आपको स्पेशल छूट, आप काले हैं आपको कोई छूट नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का क्या है, अभाव है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत सही चीज है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच में कौन सी विशेषता समान है? तो कौन सी हो जाएगी? तो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ठीक है, पॉकेट वीटो। किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति ही पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। अर्थात भारतीय राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है। मतलब जब तक चाहे राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत अपने पास विधेयक को रख सकता है। लेकिन क्या अमेरिका रख सकता है? तो जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो जवाब दे या ना दे 10 दिन के अंदर उसको वापस करना है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास है। तो अवशिष्ट शक्तियां भारत में केंद्र के पास, लेकिन अमेरिका में राज्यों के पास है। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत के उच्च सदन में राष्ट्रपति द्वारा 12 को मनोनीत होता है। ठीक है। दूसरी प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, द हार्ट ऑफ गवर्नेंस में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख भी है। लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस लंबा चौड़ा टॉपिक का फाइनली
भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवा। ये सभी का सभी विविधताओं में एकता को विकसित करते हैं। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु सभी संस्थानों को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। राज्यों के आपस में या संघ से अगर विवाद हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित आदि करने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भी होती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख भी मिलता है, जो संघ और राज्यों दोनों के लिए है। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1980 के दशक में। यद्यपि 1960 से 70 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक 1971 से 80 में खिसके, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा था। तो फाइनली ये वीडियो इतना लंबा चौड़ा टॉपिक समाप्त होता है और चलिए अब बंद करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रीय प्रतीक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई सुझाव तो कमेंट करके जरूर बताइए।